So, hello everyone, welcome you back in our ongoing video lecture series in which we are decoding the syllabus of UPSC exam. तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारी बचे हुए जीएस पेपर 4 के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज केस स्टडी। अब मैंने आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर दैट इज वीडियो नंबर 12 के अंदर बहुत अच्छे से बता दिया था कि हमें थ्योरी वाले सेक्शन को कैसे हैंडल करना है और हम कैसे इन थ्योरीज का अब केस स्टडीज के अंदर यूज कर सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो विद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो केस स्टडीज होती हैं ये काफ़ी चैलेंजिंग सेक्शन होता है एथिक्स के पेपर का, तो हम इसे कैसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, हमें और क्या क्या इनपुट्स देने पड़ेंगे, हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई सोर्स है क्या, और भी सारे डाउट्स आपके इस सेक्शन के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ वेटेज की। जैसे मैंने आपको हमारी प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि नियरली 13 क्वेश्चंस थ्योरी से आते हैं, थ्योरी वाले सेक्शन से आते हैं जो 130 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है और वहीं 6 क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडीज के। ठीक है, और हर केस स्टडी 20 मार्क्स की होती है। मतलब यदि आप केस स्टडीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, आपका स्कोर एथिक्स के पेपर में काफ़ी इंक्रीज हो सकता है क्योंकि केस स्टडी का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो अब मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगी। जैसे मैंने आपको कल के एथिक्स का सिलेबस भी डिस्कस कर लिया था कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, एंड फाइनली ये है केस स्टडीज ऑन दी अबव इशूज़। मतलब जो भी ऊपर इशूज़ हैं जो हमने थ्योरीज में पढ़े हैं, मान लीजिए वो हो सकता है एथिकल डिलेमा, वो हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, लॉ वर्सेस एथिक्स। ठीक है, इस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद आपको केस स्टडीज मिल सकती है करप्शन से रिलेटेड, है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। आपको केस स्टडीज मिल सकती है इंटरनेशनल फंडिंग, फंडिंग से रिलेटेड। आपको केस स्टडीज मिल सकती है गवर्नेंस से रिलेटेड, गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और कैसे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको लॉ एंड ऑर्डर वाली केस स्टडीज़ मिल सकती है कि मान लीजिए जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे कुछ इशू हो चुका है और आपको एज अ डीएम वहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने हैं, और या तो एज अ एसपी आपको वहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो इस तरह से अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स से केस स्टडीज़ आती हैं जो हमने प्रीवियसली टॉपिक्स में देखा था थ्योरी वाले पार्ट में। इवन कभी कभी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले से केस स्टडीज़ आ जाती हैं कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपको लोगों के इमोशंस को समझ के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कैसे इन सारी जो थ्योरीज़ में हमने पढ़ा है उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये चीज़ आपको केस स्टडीज़ के थ्रू टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप ऑफ केस स्टडीज़ के किस टाइप की केस स्टडीज़ आती हैं। सबसे पहले आती है राइट वर्सेस राइट, मतलब दो चीज़ें दोनों ही राइट चीज़ हैं। आपको मान लीजिए आपके दोनों इंटरेस्ट हैं, आपकी ड्यूटी एज अ फादर और एज अ सिविल सर्वेंट दोनों ही हैं, दोनों ही चीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप क्या चूज़ करेंगे। तो उस टाइप की केस स्टडीज़ राइट वर्सेस राइट वाली केस स्टडीज़ के अंदर आती है। एक होती है राइट वर्सेस रॉन्ग, मतलब आपको
राइट चीज़ के लिए रॉन्ग चीज़ को छोड़ना होगा, ठीक है। जैसे करप्शन है ना, करप्शन गलत है, तो आपको हमेशा ऐसी केस स्टडीज़ के अंदर क्या राइट चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एथिकल डिलेमा वाली, कि आप ऐसे डिलेमा में फंसे हैं जहाँ पे जो एक्शंस है वो दोनों ही सही नहीं है और दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन आपको एक मिडिल पाथ अडॉप्ट करना है और आपको एक राइट डिसीजन लेके आना है जिसमें जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह की ये केस स्टडीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गए हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एथिकल डिलेमा वाली केस स्टडीज़, ठीक है। देन अब देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। फाइन, सबसे पहला मैं आपको बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें करना है। तो मान लीजिए एक केस स्टडी आई है, आपको सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक केस स्टडी के अंदर क्या क्या लिखना रहता है। मान लीजिए एक केस स्टडी है, ठीक है। आपको सबसे पहले केस को इंट्रोड्यूस करना होगा थ्रू इंट्रोडक्शन। देन आप जनरली लिखते हैं स्टेक होल्डर। फिर आप आप ऑप्शंस आइडेंटिफाई करते हैं, या इससे भी पहले मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना रहता है, आपको एथिकल इश्यूज और डिलेमा को आइडेंटिफाई करना रहता है। एथिकल डिलेमा और इश्यूज, फिर आप ऑप्शंस आइडेंटिफाई करेंगे, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखेंगे, उसके बाद आप बेस्ट ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे, एंड देन यू गिव जस्टिफिकेशन along with conclusion, ठीक है। तो इस तरह से ये पाँच से 6 कुछ पिलर्स होते हैं किसी भी केस स्टडी को बहुत अच्छे से डील करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि हर पार्ट को हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो सबसे पहले केस स्टडीज़ को पढ़ें और ब्रीफ में आप 1-2 लाइन के अंदर उस केस स्टडी में जो भी एथिकल डिलेमा है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो आप केस को प्रेजेंट कर सकते हैं आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर, या तो आप किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी केस स्टडी आती है करप्शन से एसोसिएटेड, तो आप करप्शन वाली केस स्टडी मतलब करप्शन वाला कोई सा भी अच्छा सा कोड डाल सकते हैं। फिर आप करेंट अफेयर्स, मान लीजिए बहुत सारी करेंट जो केस स्टडीज़ होती हैं वो करेंट इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होके यूपीएससी पूछता है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप करेंट अफेयर्स के बारे में लिखें कि ऐसा कहाँ पे आपको देखने को मिला था। या तो आप पावर मेंशनिंग, मतलब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उन्होंने पूछा है कि एज अ डीएम आप क्या करेंगे, तो आप स्टार्टिंग में बता सकते हैं कि एज अ डीएम आपके पास क्या क्या पावर हैं, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत सारी आपके पास पावर्स होती हैं, तो आप उसे मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए आप एसपी हैं, तो जो एसपी की पावर होती हैं एज़ कम्पेयर टू एसडीएम वो थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, तो आपको आपके पावर के बॉर्डर के अंदर ही रह के आपको डिसीजंस लेना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा वे है केस स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर्स के अंदर आप क्या करेंगे, आप एक काम करें कि एक ऐसा फ्लो चार्ट बना लें और उसके अंदर आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डाल दें, है ना। जैसे मान लीजिए मी एज एन एसडीएम, मान लीजिए सोसाइटी इन्वॉल्व है ना, कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है ना, कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, तो आप ऐसे करके आपका बना सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे एक लाइन में आप उनके इंटरेस्ट लिख सकते हैं कि वाई दे आर द स्टेक होल्डर इन दिस केस स्टडीज़, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है कंटेंट। अब कंटेंट कैसे लिखें, आपको मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ ऑप्शंस कैसे जनरेट करना है, या एथिकल, सबसे पहले मैं बताती हूँ एथिकल डिलेमास को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तब भी आप केस स्टडीज़ पढ़ें, साथ ही साथ आप अंडरलाइन करते हुए चलें कि आपको क्या इशू समझ में आता है। मान लीजिए करप्शन का है, ब्राइबरी का इशू हो रहा है तो आप लिखिए करप्शन है, रूल ऑफ लॉ डैमेज हो रहा है तो आप वो लिखें, आपको ऐसा लगता है कि एटीट्यूड रॉन्ग है तो आप एटीट्यूड को मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिलेबस को ध्यान में रखें और उसी के थ्रू पॉइंट्स को जनरेट करें। साथ ही साथ आप ऑप्शन कैसे जनरेट करें, सबसे पहले आप नेगेटिव, मान लीजिए कि बोला है कि
करप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जिससे आपका पर्सनल गेन होगा और इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में लिखिए कि ठीक है हम लेंगे। अब लेंगे हम करप्शन, हम पैसा लेंगे काम करने के लिए, तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स लिखें। फिर आप लिखें कि पैसा आप नहीं लेंगे, तो आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव लिखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है ऑप्शंस को और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है। एंड फाइनली लास्ट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एज अ सिविल सर्वेंट आप क्या स्टेप्स लेंगे। ठीक है, तो वो हो सकती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमेशा कोशिश करें कि जो केस स्टडीज़ के ऑप्शंस हैं और जो आप चूज़ कर रहे हैं वो हमेशा गोल्डन मीन वाले रूल को फॉलो करें, है ना। मतलब मान लीजिए एक केस स्टडी आ गई कंपैशन वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी वाली, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप रूल केवल लॉ को ही फॉलो करेंगे और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको निगलेक्ट कर देंगे। नहीं, आपको ऐसा डिसीजन लेना है जिससे लॉ भी मेंटेन रहे, साथ ही साथ जो वल्नरेबल सेक्शन है उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आपको मध्यम मार्ग को अडॉप्ट करना है। तो इस तरह से कुछ कुछ केस स्टडीज़ के फ्रेमवर्क होते हैं। यदि मैं केस स्टडीज़ की क्लासेस लूँगी तब मैं आपको और अच्छे से इसे डिटेल में बताऊँगी। फाइन, तो आप सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन वाले लिखें एंड यू शुड पुट योरसेल्फ इन देयर प्लेस। ठीक है, आप हमेशा केस स्टडीज़ को कभी भी डील करें ना, तो आप उनको आप अपने आप को उनकी प्लेस पे रख के देखें और सोचें कि यदि आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते, जिससे जो आपका आंसर आएगा वो काफ़ी एथिकल होगा। ठीक है, एंड यूज़ थ्योरी टू प्रूव योर पॉइंट। मैंने जैसे बताया कि हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। हम कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वी हैव टू गिव जस्टिफिकेशन दैट वाई वी चूज़ दैट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको जस्टिफिकेशन को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट जो ऑथर्स हैं या डिफरेंट जो भी पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर है, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स है, आप उनको कोट कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, देन आता है की टू परफॉर्म बेटर इन द केस स्टडीज़। तो आप क्या करें, जैसा मैंने आपको बताया, आप थ्योरीज मेंशन करें, जितनी थ्योरीज डालेंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप कोट्स को मेंशन करें, साथ ही साथ आप एडमिनिस्ट्रेटर, रिफॉर्मर को मेंशन करें, है ना। प्लस आप करंट अफेयर्स में से कुछ भी चीज़ है तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं, है ना। आपको जस्टिफिकेशन बहुत अच्छे से देना है। मतलब केस स्टडीज़ का यही है, भले ही आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, भले ही आप कंपैशन की तरफ जाएं या ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएं, या आप दोनों में से दोनों को ही मिडल पाथ के थ्रू चूज़ करें, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका जस्टिफिकेशन सही होगा ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप डाल सकते हैं, या तो आप किसी कोट से एंड कर सकते हैं, ठीक है, कोट डाल दें, या तो आप बेस्ट प्रैक्टिस डाल सकते हैं, या आप किसी आर्टिकल से एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ मेथड्स होती है कंक्लूड करने की, और आपको याद रखना है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स की डिमांड को एड्रेस कर सकें, उनको जो भी एथिकल इश्यूज हो रहे हैं फेस, वो आप सब कुछ सॉल्व कर सकें। ठीक है, देन आता है बस यही है। तो जैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया बहुत अच्छे से, आप ये सब देख सकते हैं। और मैं आपको फाइनली बता दूं कि केस स्टडीज़ को बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको सोर्सेज कहाँ से देखना है। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कोई भी डिजास्टर आ रहा है ना, तो आप देखें कि वहाँ पे जो डीएम है उन्होंने कैसे उस डिजास्टर को हैंडल किया है, कैसे डिफरेंट टीम्स ने मिलके उस डिजास्टर वाली एरिया में बहुत अच्छे से काम किया है। तो आप वैसे ही उसी प्लान को आप अडॉप्ट कर सकते हैं आपकी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से आपका केस स्टडीज़ वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक जस्ट बता देती हूँ मैंने अभी तक क्या बताया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे हमें इंट्रोड्यूस करना है, फिर मैंने आपको बता दिया कि एथिकल इश्यूज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मैंने आपको इधर स्टेक होल्डर्स बता दिए थे कि स्टेक होल्डर्स कैसे लिखना है, फिर मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस कैसे जनरेट करना है जिसमें आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखेंगे, फिर मैंने आपको बताया कि आप बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज़ कर सकते हैं, प्लस आप उसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे। ठीक है, एंड फाइनली आपको कंक्लूड करना है। तो इस तरह से आपका केस स्टडी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, और ये क्यूमुलेटिव प्रिपरेशन होती है। आपको अलग से केस स्टडी की प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको थ्योरी के साथ साथ ही केस स्टडीज़ को प्रिपेयर करते हुए चलना है। फाइन, देन बस इस सेशन को मैं कोट से एंड करना चाहूँगी। ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आर्स
it's we who have to put our hands before our eyes and cry that it is dark. ठीक है, तो मतलब हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये हमारी अंदर ही, ये हमारी बिलीफ है, हमारा कॉन्फिडेंस है, तभी हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के हम हमारी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. तो बस यही है केस स्टडीज़ के लिए. यदि आपको इतना भी समझ में आ गया तो आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे आपको मेरी बातें और भी अच्छे से समझ में आने लगेगी. ठीक है, और मैं आपको बोलूँगी कि आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स ज़रूर देखें, तभी आपको जो केस स्टडी का क्रक्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा. ठीक है, सो बस इस वीडियो में इतना ही था. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ हमारे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें, और आपको यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट. सो थैंक यू सो मच. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.